बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। काफ़ी दिनों से पनामा लीक्स एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था और अपोजिशन की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ और जो दीगर अफराद जिनका नाम पनामा लीक्स में आया है, इनकी तहकीकात के लिए एक आला सतही इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। और इस कमीशन के क़याम पर सियासतदानों में इत्तफाक ना हो सका और आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का बयान आ गया जिसमें कि उन्होंने करप्शन को एक बहुत बड़ा मसला करार दे दिया है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आर्मी चीफ का जो बयान है उसके उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं, उन्होंने कहा है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर द सॉलिडारिटी, इंटेग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। बज़ाहिर इस स्टेटमेंट से किसी भी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन बड़ा मसला है या दहशत गर्दी बड़ा मसला है, और क्या आर्मी चीफ को मौजूदा सूरत हाल में जब पाकिस्तान में अपोजिशन की तरफ से करप्शन का शोर मचाया जा रहा है और हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये बयान देना चाहिए था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बलीगुर रहमान साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, उनके पास एजुकेशन का भी पोर्टफोलियो है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मैं आपसे जानना चाहूँगा बलीगुर रहमान साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन के क़याम में और उस पर इत्तफाक राय में देर लगा दी, जिसके बाद आर्मी चीफ को बोलना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने तो बिल्कुल देर नहीं लगाई, बल्कि जैसे ये पनामा लीक्स का मामला आया और उसमें प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के बच्चों के कुछ नाम जो कि एडल्ट हैं, आकिल बालिग हैं, अलग अपना बिजनेस करते हैं, उनका नाम जब आया तो उन्होंने बगैर किसी वक्त ज़ाया किए अगले ही दिन कौम को एतमाद में लिया, और पूरी कौम को एतमाद में लेने के साथ साथ उन्होंने उस कमीशन का भी ऐलान कर दिया और उस कमीशन के खतोखाल अब जाके वाजे हुए हैं। लेकिन वो पहले दिन में ही उसका ऐलान कर देना, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि कोई अवामी मुतालबा आता या जोर पकड़ता, प्राइम मिनिस्टर ने प्रीएम्प्ट करते हुए लेकिन मलिक साहब, उन्होंने जो ऐलान किया वो तो मुतनाज़ा ऐलान था ना। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज करेगा और अपोजिशन की तमाम पार्टीज ने उसको मुस्तरद कर दिया। देखिए, बिल्कुल ठीक है, अपोजिशन जो है उसकी बात का भी एक वजन है और अहमियत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो मुनासिब समझा और उसमें उन्होंने आज खुद चूंकि पहले ही अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद क्योंकि इससे पहले कि अपोजिशन मुतालबा करती और फिर उसके नतीजे में बनता तो फिर वो शायद उनसे नाम लिया जाता, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसका अनाउंस किया और मैं पूरा यकीन है मुझे कि ये कमीशन जो है अप टू एंटायर सेटिस्फेक्शन ऑफ मुकम्मल कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगा और अच्छा रिजल्ट देगा इंशाअल्लाह। मांडवीवाला साहब, आप आज सेनेट के इजलास में भी इस पर कुछ बात हुई, बाहर भी सेनेट के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर भी आपने कुछ बात की। एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ के पास ये मैंडेट है कि वो ये करप्शन के खिलाफ स्टेटमेंट दे? बज़ाहिर तो ये बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम बाय बुक जाएं, कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें, तो उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट तो वो दे सकते हैं ज़रूर, मगर इस स्टेटमेंट, देखें, ये स्टेटमेंट तो हमने कई आर्मी चीफ्स से सुनी है, मगर इस स्टेटमेंट को दे के आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं लोगों को? वो कह रहे हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर द सॉलिडारिटी, इंटेग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान लगता है कि उनका ऑब्जेक्टिव है। नहीं, मतलब देखें, ये तो मेरा ख्याल हर पार्लियामेंटेरियन का, हर पाकिस्तानी का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये सिर्फ आर्मी चीफ का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, नंबर वन। और दूसरा ये कि अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका लाएमल, इसका ऑन व्हाट बेसिस ये स्टेटमेंट है? मतलब अगर वो ये फील कर रहे हैं कि करप्शन, दहशत गर्दी से बड़ा मसला है, तो फिर इसका कोई एज पर दहशत गर्दी के प्लान, हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, तो हमें कोई करप्शन पे भी कोई प्लान बनाना चाहिए कि जी क्या होगा, कैसे होगा। सिर्फ स्टेटमेंट देने से तो करप्शन खत्म नहीं होगी ना। हमने खत्म होते हुए देखी है, बल्कि हमने बढ़ते हुए देखी है। तो इस पे आई थिंक आर्मी चीफ को कोई सजेशन देनी चाहिए, कुछ कहना चाहिए, कुछ बताना चाहिए कि जी आई वुड सजेस्ट दिस टू द गवर्नमेंट, या आई वुड सजेस्ट दिस। प्लस ही शुड ऑल्सो से कि जी मैंने करप्शन अपने इंस्टीट्यूशन में ख़त्म करने के लिए ये इक़दाम किए हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि दूसरे
हाँ, यानी कि इदारे पहले भी वो खुद मिसाल कायम करें, दूसरे इदारे भी ये करें और पॉलिटिशियंस भी ये करें और गवर्नमेंट भी ये करे। अच्छा, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक एनएलसी स्कैंडल में कुछ कार्रवाई तो की थी, कुछ जो अफसरान थे, 2 फौजी अफसरान और एक सिविलियन, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। फौजी अफसरान जो है उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं, उनकी पेंशन वगैरह जो है वो खत्म कर दी थी, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ये दिस इज द पॉइंट सी कि आप क्या करप्शन वालों के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं और जो गिल्टी होते हैं करप्शन में उनके साथ आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं और उनको आप क्या सज़ा देते हैं, और एक सिविलियन अगर करप्शन करता है तो उसको क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि ये सारी डिबेट्स फिर होती हैं और लोग इस पे बातें करते हैं, शायद आपके सामने ना करें मगर वो ये बातें ज़रूर होती हैं और इन पे डिस्कशन होता है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा आरिफ अलवी साहब, ये जो करप्शन है इस पर आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया होगा, मैं उसको रिपीट भी कर चुका हूं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर द सॉलिडारिटी, इंटेग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान। इससे किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता, ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है। लेकिन मांडवी वाला साहब जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको इस तरह का स्टेटमेंट देने की बजाय अपने इदारे में कोई ऐसी मिसाल कायम कर देनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी की कि जिसको फिर बाकी इदारे भी फॉलो करें। जी, मैं मानवीदास वाला साहब ने जो बात कही है उससे इत्तेफाक करता हूँ, मगर मैं इफ्स एंड बट्स पहले ये बाद में वो के हक में नहीं हूँ जी, क्योंकि मेरा ख्याल में जब भी कोई करप्शन के हवाले से बात उठती है तो कहा जाता है उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। जब मुशर्रफ साहब के ऊपर मुकदमा चलना लगा कि इन्होंने आर्टिकल 6 को वायलेट किया है, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको भी पकड़ो, जियाउल्लाह साहब के जमाने से बातचीत शुरू करो, लिहाजा होना कुछ नहीं है। मैं इस स्टेटमेंट को वेलकम इस माना करके कहता हूं कि पाकिस्तान के हर फोरम पर हर एतबार से, चाहे वो वकला बरादरी हो, चाहे वो ताजिर बरादरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, हर एतबार से स्टेटमेंट्स आ गए हैं और ये पाकिस्तान जानता है कि इतना करप्शन है इस मुल्क के अंदर। डीजी नैब जो सिंध का है उसने ये कहा कि 133 मिलियन डॉलर रोजाना की करप्शन है पाकिस्तान में। ये बनती है तकरीबन 41 अरब डॉलर हर साल के, 41 अरब डॉलर। डार साहब ने असेंबली में स्टेटमेंट दिया था कि 200 बिलियन डॉलर स्विस बैंक में, स्टेटमेंट को भी 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। और स्विस लॉ मौजूद है कि जी जैसे ही हुकूमत कहेगी हम इनके अकाउंट फ्रीज करेंगे, मगर 2 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में करप्शन उरूज पर है, पाकिस्तान की दबाहाली में इस करप्शन का हाथ है। और अकॉर्डिंग टू इसहाक डार, उसी दिन मेरे सवाल के जवाब में जब उन्होंने 200 बिलियन डॉलर कहा था, साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ये पाकिस्तान वापस आ जाए तो हमारा सारा कर्जा भी खत्म हो जाता है। अब ये पनामा लीक्स ने बाकायदा एक लिंक दिखाया है नवाज शरीफ साहब की फैमिली से, और बलीगुर रहमान साहब ने कहा वो इंडिपेंडेंट है, मैं समझता हूँ यकीनन इंडिपेंडेंट है, मगर जब 13 साल का बच्चा एक कंपनी बना सकते हैं, 4 कंपनियां खोल सकता है जो अरबों यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हों, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि फिर उस पे सिलसिले की कड़ी प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली और उनके साथ उनकी जात तक जाती है। इसकी तहकीकात में जितनी देर होगी उतने ही मसाइल हुकूमत के लिए बढ़ते जाएंगे। और दिल खोल कर मैं तो कहता हूँ तहकीकात की जरूरत भी नहीं थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सारे असासे और इसकी ऑडिट ट्रेल खुद ही फराहम कर देते अवाम को, ये लो ये रहा, मेरा दिल साफ है, मेरी जेबें क्लीन है, ये सब देख लो, तो ये नौबत नहीं आती। ये पाकिस्तान को क्राइसिस में प्राइम मिनिस्टर साहब डाल रहे हैं, जितनी ताखीर होती जा रही है कि तहकीकात करो। भाई किस चीज की तहकीकात, ये चीज तो निकल आई है, ये तो खुल गई है, इसकी क्या तहकीकात होनी है? इसकी तो सिर्फ बता दें कि कहां से इसका पैसा कहां से आया, कैसे आया और कैसे बाहर गया। ये बड़ी अहम बात किया आपने बलीगुर रहमान साहब। ये और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब अगर एक लंबी चौड़ी तकरीर करने की बजाय और एक कमीशन का ऐलान करने की बजाय अपने असासे, अपने और अपने खानदान के असासे कौम के सामने पेश कर देते तो किसी तहकीकाती कमीशन की जरूरत नहीं थी। आज एतजाज हसन साहब ने भी कहा है कि अगर वजीर आजम अपने असासों का ऐलान कर दे तो किसी कमीशन की जरूरत नहीं है। वजीर आजम के असासों का ऐलान हर स्टेटमेंट में ईयरली होता है, उनके खानदान के असासों के हवाले से भी जो कमीशन आया उसमें तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, और जितना मर्जी वो असासों की तमाम डिटेल्स दे दें, इलवी साहब के लीडर ने फिर भी नहीं मानना, क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ डिनायल में रहते हैं।
वो कहते हैं मैं ना मानूं। देखिए बात सुनिए, मैं इस वक्त अलवी साहब की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल, जिमनी सवाल निकलता है आपके इस आर्गुमेंट से। बात करने पे अलवी साहब की पार्टी के एक लीडर हैं अलीम खान जी, उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी है जी, बिल्कुल। उन्होंने अपने जो इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्न्स हैं उसमें भी और एफबीआर को हर जगह पे उन्होंने वो अनाउंस किए हैं कि मेरी ये ऑफशोर कंपनी है, मेरे लंदन में ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, तो नवाज शरीफ साहब ने जो उनके बच्चे तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के गोशवारे नहीं जमा कराते ना। नवाज शरीफ साहब अगर जमा कराते होते तो वो जरूर अनाउंस करते। उनके नाम जब वो जमा कराते हैं तो अगर उनके नाम की कंपनी होती है तो वो जरूर अनाउंस करते। मसला जो है ये अभी 2005-6 से शुरू नहीं हुआ, ये 90 से चल रहा है, 98, 99, 2000। बहुत अच्छी बात, ये तब से चल रहा है। 2005 में किताबें छप गई, कहीं पे भी हमें इसका जिक्र नजर नहीं आता किसी रिटर्न में। मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, पहली बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं ना, ये बड़ा सिंपल लगता है जी, वो पेश कर देते, जो भी पेश करते, किसी ने खासतौर पे इनके लीडर, जिस तरह पहले रिवायत मौजूद है कि खुद कहा कि भी जो कमीशन का रिजल्ट आएगा मानेंगे, मानने की बजाय उन्होंने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने तो मानना नहीं है और वो स्टेट ऑफ डिनाइल में। दूसरी बात ये कि जो पुरानी आप बातें कर रहे हैं, पुरानी गवर्नमेंट्स में भी बड़ा मुहासबा हुआ है। मुशर्रफ साहब जो है उनकी डायरेक्ट उनका जद रहे थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और फैमिली, और उन्होंने एक एक चीज निकालने की कोशिश की। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स ने यही किया। तो आज तक इनके ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं है, कोई चीज इस तरह की साबितशुदा नहीं है। कई दफा इनका एहतसाब इस हवाले से हुआ है, लेकिन कोई चीज इस तरह की प्रूवन नहीं। अच्छा, मेरे पास एक नैब की फहरिस्त है, नैब जिन मुकदमात की इंक्वायरी कर रहा है, नैब ने ये फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी और ये मुकदमात मुशर्रफ साहब के दौर में दर्ज हुए थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की और नवाज शरीफ इंक्वायरियां हुई हैं, कुछ साबित नहीं कर सके क्योंकि इसमें कोई गलतकारी नहीं थी। चलें ठीक है, लेकिन अभी भी नैब अगर इनको सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है तो इसका मतलब है कि अभी भी ये केस जिंदा है, खत्म नहीं हुए। अच्छा, मेरा मांडवी वाला साहब आपसे सवाल है। मांडवी वाला साहब, आपकी हुकूमत के दौर में ओगरा स्कैंडल शुरू हुआ, आपकी हुकूमत के दौर में हज करप्शन स्कैंडल आया 2009 में, ओगरा स्कैंडल 2011 में आया, फिर एफिड्रीन कोटा का मसला शुरू हुआ। अच्छा, किसी भी स्कैंडल की कोई जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकली। अब जब ये सूरत हाल होगी तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमतें हैं, इनके दौर में कोई भी अगर स्कैंडल शुरू होता है तो उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता, लिहाजा फिर किसी को ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो करप्शन के खिलाफ स्टेटमेंट दे के तो वो सारे सियासतदानों को डिस्क्रेडिट कर देता है। देखें, जहाँ तक स्कैंडल्स का ताल्लुक है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्कैंडल जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो वो पता चला कि जी ये स्कैंडल था कि नहीं था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, कौन नहीं थे, क्या केस था। वो तो ऑब्वियसली एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ पता चलती है और जो भी उसका फाइनल कंक्लूजन निकलना है। मैं देखें, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन कम हो एंड यू सिंसियरली वांट टू डू दैट, तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप जी। तो अगर ये ऊपर से शुरू होगी तो तब नीचे ये जाके कम होगी, अगर ऊपर से नहीं शुरू होगी तो ये नीचे भी कम नहीं होगी। तो ये दिस इज ये तो हमारे बिल्कुल इट्स लाइक अ टर्माइट इन आवर सोसाइटी नाउ। अच्छा, मैं एक अर्ज करूंगा कि आपने जो केसेस का जिक्र किया, अभी भी केसेस अदालतों में चल रहे हैं, म्यूजिक फेस कर रहे हैं वो लोग। इसमें हज का मुझे पता है जो स्कैंडल था उसमें भी केसेस चल रहे हैं, एफिड्रीन का अभी तक मामला चल रहा है, उसमें चालान्स भरे गए हैं, चीजें हैं, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, तो वो मामला अभी भी आगे चल रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने तो इनका जिक्र किया, मुशर्रफ साहब के दौर में रेलवे की जो जमीनें हैं उसका नाजायज इस्तेमाल हुआ, इल्जाम लगाया गया। आपकी हुकूमत के दौर में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में एक पार्लिमानी कमीशन ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इंक्वायरी शुरू की। 3 रिटायर्ड जनरल जो हैं उन पर 25 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा और मामला आगे चला, लेकिन आपने वो भी कुछ नहीं किया। फिर ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसके दौर में लाहौर में रिंग रोड स्कैंडल सामने आया, उसमें जनरल कियानी के भाई पे इल्जाम था, उसकी इंक्वायरी शुरू हुई, वो भी मामला आगे नहीं गया। फिर परवेज मुशर्रफ साहब के 12 गैर मुल्की ऑफशोर अकाउंट्स जिनमें के करोड़ों नहीं अरबों रुपए पड़े हुए हैं, उसका डिटेल सामने आ गई, ना नैब बोली ना आप लोग बोले। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि परवेज मुशर्रफ के गैर मुल्की ऑफशोर अकाउंट्स हों, रेलवे की जमीनों का मसला हो, उसमें जर्नैलों का जिक्र आ रहा है, डीएचए लाहौर की इंक्वायरी है, जनरल शाहिद अजीज ने किताब लिख दी है कि डीएचए लाहौर में बहुत करप्शन है, असर खान केस है, सियासतदानों में पैसे तकसीम किए गए, आपकी हुकूमत के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मामला आगे नहीं बढ़ा। तो ये यानी कि ख्वाह सियासतदान हो या रिटायर्ड जर्नैल हो, करप्शन जिसने भी किया है उसके खिलाफ कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकला। सिर्फ एक बंदे को पकड़ के आपने अंदर किया था, एडमिरल मंसूरुल हक, वो भी नेवी का था इसलिए कर दिया आपने उसको अंदर।
साहब मैं इस पे अब क्या कहूँ आपको, मैं तो यही कहूँगा कि जो आज आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट के तहत व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट, ये चीज़ें नहीं हुई जो आप बता रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइड से नहीं हुई, चाहे फौज की हुकूमत में नहीं हुई। तो ये जब तक एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज और हम नहीं चाहते कि जी ये करप्शन खत्म हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेटमेंट देने से करप्शन खत्म हो जाएगी। मैं इसमें अर्ज करना चाहूँगा हामिद साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी भी इन्फेंसी में है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत में इंतकाल इक़्तिदार हुआ, और वो भी जो पहली जमहूरी हुकूमत थी NRO के नतीजे में मार्ज़ वजूद। अगर आप बुरा नाम नए फिलहाल तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जमहूरियत का इंतकाल इक़्तिदार नहीं हो रहा, ये करप्शन का इंतकाल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल इधर से उधर। देखिए मेरे पास सुने, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, FIA पहले से बेहतर तरीके से काम कर रही है, NAB पहले से बेहतर तरीके से काम कर रही है, इदारे जो हैं वो पहले से बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। क्या परफेक्ट कर रहे हैं? मैं आपसे एग्री करूंगा कि नहीं कर रहे परफेक्ट। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट और मजीद चीजें बेहतर होनी है। ये आप जो आर्मी चीफ के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में आर्मी चीफ की इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आया करती, लेकिन तो हमारी डेवलप्ड डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। देखिए उसमें अंडर डेवलप्ड डेमोक्रेसी है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, इन्फेंसी में है डेमोक्रेसी और चीजें बेहतर हो रही हैं। और इसमें भी अगरचे ये जो स्टेटमेंट आई है मुकम्मल पॉलिसी के मुताबिक है, जिस तरह आप बार बार कहते हैं, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ये वो स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सब उसकी तायद करेंगे। और हम ये अभी भी देख रहे हैं कि जितने भी चाहे नेशनल एक्शन प्लान हो, नहीं, लेकिन देखे ना, वो बार बार कह रहे हैं मांडवी वाला साहब कि सिर्फ स्टेटमेंट देने से करप्शन खत्म नहीं होगी। तो अगर आर्मी चीफ कुछ एक्शन भी ले लें और परवेज मुशर्रफ के 12 जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं उनके अरबों रुपए का पता कर लें कहां से आए, रेलवे की जमीनों का जो नाजायज इस्तेमाल हुआ है 25 अरब रुपए की करप्शन, इसका बता दें। मेरा ख्याल है कि कुछ एक्शन आर्मी की तरफ से भी हुए हैं, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री या आर्मी के स्पोक्सपर्सन ज्यादा बेहतर बताएंगे। NLC स्कैंडल में कुछ 2 अफसरान जो हैं सिर्फ उनकी पेंशन वेंशन जो है वो खत्म की गई है, बाकी कुछ नहीं हुआ। जिस तरह आप लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं वैसा कोई काम नहीं हुआ। बहरहाल कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं, और लेकिन अगेन के बहुत चीजें मजीद बेहतर होने की। अच्छा आरिफ अलवी साहब, ये बलीगुर रहमान साहब कह रहे हैं कि FIA बहुत अच्छी हो गई है, NAB बड़ी अच्छी इंक्वायरी करती है, बहुत बेहतर हो गई है, और ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो है ना डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो अगर मामलात बेहतर हो रहे हैं तो फिर आप लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं? हुजूर वाला, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शायद ये अपने बलीगुद्दीन साहब ने ये बात की कि जनाब इनकी तो ये तो हमेशा इनकार करेंगे इस बात से। ये मामला PTI का नहीं है, ये अवाम का, पाकिस्तान का और करप्शन का मामला है, उसका मुकाबला है। तो ये इमरान खान ने पनामा लीक्स निकलवाई नहीं है, ना शौकत खानम का इधर भी हमले होते हैं, तो ये हमले छोड़ दें, मेरिट पर गुफ्तगू करते रहें। तो मेरा ख्याल ये कि अगर ये सिलसिला है तो ये मामला कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। फिर दूसरी बात इन्होंने ये की कि जी साबित कुछ भी नहीं हुआ। इस पाकिस्तान में खुदा की कसम, मैं एक आम पाकिस्तानी के एतबार से जब अखबार पढ़ता हूँ, मामलात को देखता हूँ, तो इतना करप्शन है, मगर मजाले कोई केस साबित हुआ हो। अगर ये अदालतों में इस तरह से साबित होने वाली चीज होती तो वो हज स्कैंडल का आपने जिक्र किया, फिर ड्रीम स्कैंडल का जिक्र किया, जितने स्कैंडल्स गुजर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर अदालतों के फैसलों के एतबार से जाया जाए और प्रोसिक्यूशन के एतबार से जाया जाए तो पाकिस्तान में करप्शन नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन होता तो अदालतें सजा दे चुकी होती। ये एडमिरल मंसूर उल हक का जो इशू है, ये बाहर अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व थी, बाहर फैसला हुआ और पाकिस्तान उनको बुला लिया गया था कि जी बाकी सजा ये पाकिस्तान में काटें। ये मैं समझता हूं कि ये एलिटिस्ट कैप्चर है। आप बात को समझें, मईशत का, जमहूरियत का, पार्लियामेंट का, हर चीज का ये एलिटिस्ट कैप्चर है। ये मईशत के एतबार से और करप्शन में एक मुकमुका है, यानी ये अभी नहीं है, अभी का नहीं है, ये पुराना मुकमुका है जहां एलिट और मरात याफ्ता तबका पाकिस्तान को लूटता रहा है, चाहे उनका फौज से ताल्लुक हो, चाहे उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक हो, और कभी तहकीकात नहीं होने देंगे, ना होगी। लिहाजा मैं समझता हूं क्योंकि इस वक्त एक डोरी ऐसी हाथ में आई है कि अगर इस डोरी को फॉलो किया जाए तो कम से कम कुछ पता तो चलना शुरू होगा। स्विस बैंक में इतने पैसे हैं, पनामा लीक्स में कुछ राज अफशा किए हैं, अगर इन लीक्स को फॉलो कर लिया जाए तो ये बाहर से आएंगी। इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि एक इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी जो फाइनेंशियल ट्रेसिंग करे इस चीज की, उसके बगैर ये काम आगे नहीं जा सकता।
ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे हो और एक फाइनेंशियल कंपनी हो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जिसका क्रेडिबिलिटी हो, उसके जरिए इस मामले को ट्रेस किया जाए तो कुछ लोगों के हाथ में आएगा। और अगर ये पाक साफ है मामला सारा जैसे कि इन्होंने फरमाया तो इसमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनको तो फौरन चाहिए कि इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी को एंगेज करें ऑफ रिप्यूट और मामला शुरू करा दें। मगर आप ये देखिए कि मैं तो होप कर रहा था कि गवर्नर वो स्टेट बैंक करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने ये बयान दे दिया आउट ऑफ द ब्लू, कोई तुक नहीं बनता, उसने ये बयान दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का पनामा लीक से कोई ताल्लुक नहीं है और हकीकत ऑन पेपर उनकी औलाद का ताल्लुक है। मगर गवर्नर स्टेट बैंक को कहने की जरूरत क्या थी? एक अच्छे भले इदारे को भी उसने डिस्प्यूट में डाल दिया। जी, मैंने गुजारिश करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर के हम समझते हैं कि हाथ बिल्कुल साफ हैं। उन्होंने जो बनाया है कमीशन उसमें बिल्कुल अपने आप को कोई क्यों पेश करता तो तमाम चीजें उसमें वाजे हो जाएंगी और बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात इस वक्त हम करप्शन की बात करें और करप्शन जो है वो नाअहली से जन्म लेती है, सिर्फ लालच से नहीं नाअहली से भी जन्म लेती है। जहां पे नाअहल और इनकम्पिटेंट लोग हों वहां पे करप्शन करने वाले लोग जो हैं उनको खुल खेलने का मौका मिलता है। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दिखानी चाहता हूं कि करप्शन जो है वो सिर्फ सियासतदान थे बल्कि पाकिस्तान के बहुत पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और उनको धोखा भी दे दिया जाता है। हम लाहौर के एक बहुत बड़े अस्पताल में एक जैली न्यूरोसर्जन, जी हां एक जैली लेडी डॉक्टर जो न्यूरोसर्जन बनकर कई महीनों तक वहां पे काम करती रही, उसका भांडा फूट गया। पंजाब हुकूमत खामोश है। इस खामोशी की वजह क्या है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर के सरकारी सर्विसेज अस्पताल में फाइमा नामी खातून ने बतौर डॉक्टर 8 माह तक काम किया और वो भी एनेस्थीसिया, सर्जरी, चेस्ट और न्यूरो सर्जरी जैसे 4 अहम शोबों में। फाइमा की डॉक्टरी का पर्दा उस वक्त फाश हुआ जब न्यूरो सर्जरी के हेड प्रोफेसर रिजवान भट्ट ने अपने राउंड के दौरान उनसे कुछ सवाल किए। मुनासिब जवाब न आने पर फाइमा की डॉक्टरी पर शक गुजरा। थिएटर में भी वो इधर उधर बस फिर के खुश हो जाती थी, तो थिएटर में शायद भी किसी केस पे वॉशअप भी ना हुई हो। वो इतनी क्लेवर थी कि शायद उसे पता था कि मेरा नॉलेज पुअर है, तो वो हर जगह दूसरे डॉक्टर से सपोर्ट लेके खुद बच जाती थी। प्रोफेसर रिजवान भट्ट ने जियो न्यूज को बताया कि फाइमा को यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रुकन डॉक्टर जाफर लाए। वो फाइमा को अपनी मंगेतर कहते और उनकी जगह ड्यूटी भी देते। सरबराह शोबा ने बताया कि फाइमा की असलियत खुलने पर यंग डॉक्टर्स ने उन्हें धमकियां भी दी। हर जगह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेती जाए, इसी तरह उसके बाद में PMD से रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। 2-4 जाली कागज ही बनाने हैं ना। जूनियर डॉक्टर्स के थ्रू मुझे धमकाने की कोशिश की। फाइमा की एक साथी डॉक्टर ने बताया कि फाइमा खुद को आला अफसर की बेटी बताती, जिस डिपार्टमेंट में जाती रजिस्ट्रार से दोस्ती कर लेती। प्रोटोकॉल अपना हर वक्त डालती रहती थी कि मैं इस तरह हूँ, हाई फाई किस्म की राइडिंग करने रेस कोर्स के अंदर जाती हूँ और इधर जिम खाना के अंदर होती हूँ। जाली डॉक्टर के सामने आया तो यंग डॉक्टर्स के ओहदेदारों ने डॉक्टर जाफर को अपना रुकन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इंक्वायरी कराने का कहा। न्यूट्रल इंक्वायरी कमीशन बने जो इस चीज का तयन करे कि ऐसे जो लोग हैं वो टीचिंग अस्पतालों में कैसे घुसते हैं। सर्विसेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने जाली डॉक्टर जैसे अहम तरीन स्कैंडल का नोटिस भी लिया तो बस डॉक्टर जाफर का एक वार्ड से दूसरे वार्ड तबादला। जियो न्यूज ने प्रिंसिपल सिम्स आमिर भट्ट से जितनी बार भी मुलाकात की कोशिश की, हर बार उनकी जाती मसरूफियात आड़े आती रही। स्कैंडल को मंजर आम पर आए कई रोज गुजर गए मगर कोई इंक्वायरी न ही कोई एक्शन। जहनों में उठने वाले कई सवालों में एक सवाल ये भी है, ऐसे जाली डॉक्टरों पर भी अस्पताल के सरबराह और दीगर मुतलका हुक्काम भी अपनी जबान और आंखें बंद कर लेंगे तो फिर इस लापरवाही और उसके खतरनाक नतायज का जिम्मेदार हुकूमत के सिवा और कौन होगा। कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन बदर मुनीर के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज लाहौर। तो ये वो करप्शन है जिसका रास्ता ना रोका गया तो जो अस्पताल हैं वहां पर जाली डॉक्टरों के हाथों जो मासूम मरीज हैं वो मौत से भी हमकिनार हो सकते हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले मैं कह रहा था कि करप्शन नाअहली से, इनकम्पिटेंस से भी जन्म लेती है। बुलीवर रहमान साहब, नाअहली जो थी उसका सुराग लगाने के लिए, जिम्मेदारी का तयन करने के लिए बहुत कमीशन बने पाकिस्तान में। मेरे पास लिस्ट मौजूद है, 15 कमीशन बनाए गए। लेकिन माजी करीब के 2 कमीशन बड़े मशहूर कमीशन थे। एबटाबाद कमीशन, वो जो वाक़या हुआ था एबटाबाद में, क्यों हुआ, कमीशन बना दिया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, फौज के भी लोग थे, डिप्लोमेट्स भी थे। फिर मेमो गेट कमीशन, बड़ा मशहूर वाक़या है जिसमें
नवाज शरीफ साहब भी थे, कियानी साहब भी थे, उस वक्त के DGISI भी सब उसमें चले गए, कुछ नहीं निकला इनमें से। तो आपने एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बना दिया, आप समझते हैं कि मसला हल हो जाएगा? देखिए हामिद साहब, ये बात सही नहीं है कि कमीशन डिलीवर नहीं करते, क्योंकि कमीशन का काम होता है कि वो फैक्ट फाइंडिंग करके कौन से कमीशन ने आज तक कुछ डिलीवर किया या मुझे बता दें? देखिए मिसाल के तौर पे अगर आप इस कमीशन को लीजिए जो धरने से पहले या बाद में जिसने काम किया, उस कमीशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी कि धांधली हुई है नहीं, उन्होंने रिजल्ट देकर बताया कि भी ये नताइज है। चले बहुत से कमीशन जो हैं उन्होंने अपने रिपोर्ट्स दी हैं, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया या नहीं किया गया ये कमीशन के स्कोप से बाहर है, यह हुकूमत डिसाइड करती है या एट टाइम्स ये इदारे डिसाइड करते हैं कि उसका क्या करना है, और उस कमीशन की फिर रिपोर्ट के ऊपर किस हद तक अमल दरामद करना है ये भी हुकूमत या उसमें। तो गुजारिश ये है कि मैं आपसे जिसने पहले अर्ज किया, आप करप्शन की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि करप्शन जो है वो बहुत बड़ी एक नाअहली की वजह से भी फैलती है, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है करप्शन। अब पॉजिटिव बात मुझे ये नजर आती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब रिपोर्ट देती है वो कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है, शफाफियत बढ़ी है। सार्क कंट्रीज में पाकिस्तान टॉप पर है जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन कम हुई है और शफाफियत बढ़ी है। तो मैं इसीलिए समझता हूं कि डेमोक्रेसी आगे बढ़ने की वजह से चीजें बेहतर हो रही हैं, हमारे इदारे बेहतर काम कर रहे हैं, और ये कमीशन जो भी बनाया जाएगा इंशाल्लाह वो भी रिजल्ट देगा। और उस रिजल्ट को, ये तो देखिए ना, उस कमीशन को जब उसका रिजल्ट आया तो वो अलग बात है कि अपोजिशन की पार्टी ने जिसने कहा था कि जो नतीजा आएगा हम मानेंगे, बाद में मानने से इनकार किया या क्वेश्चंस रेज किए, ये उनकी अपनी बात है, लेकिन कमीशन ने अपना रिजल्ट दिया और उसका नतीजा सामने आया। वो अलवी साहब जोर से बोले हैं गलत। अलवी साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मांडवी वाला साहब, मसला हल किस तरह होगा? आप तो मानते नहीं सरमद जलाल उस्मानी साहब को, मसला किस तरह हल होगा? देखें जी, जब तक ऑपोजिशन किसी प्रॉपर कमीशन कह लें आप या पार्लियामेंट्री कमेटी कह लें, किसी टाइप की भी जो भी प्रपोजल है उस पर जब तक ऑपोजिशन एग्री नहीं करती आप नहीं बना सकते। क्योंकि जब ऑपोजिशन का एग्री होना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ऑपोजिशन अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करती उस कमीशन को, ये जजों ने क्यों रिफ्यूज कर दिया कमीशन में आने से? इसीलिए रिफ्यूज किया ना कि ऑपोजिशन ने कहा हम इन जजेस को नहीं मानते, रिटायर्ड जजेस को। ऑपोजिशन की डिमांड ये है कि अंडर द चीफ जस्टिस बनाया जाए, या तो आप चीफ जस्टिस के अंडर बनाएं या आप ऑपोजिशन के साथ बैठ के एग्री करें कि आपको कौन सा कमीशन एक्सेप्टेबल होगा। क्योंकि देखें, ही हैज टू कम आउट क्लीन। इफ प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू कम आउट क्लीन, ही हैज टू हैव ऑपोजिशंस एक्सेप्टेबिलिटी। अगर नहीं होगी तो कोई भी कमीशन आप बनाएंगे, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये तो पिछले 5 साल में मांडवी वाला साहब की हुकूमत थी, इससे भी बड़े बड़े अजीब इल्जाम लगते रहे, क्या कोई कमीशन भी बनाया गया? तो ये हुकूमत को क्रेडिट देंगे, हुकूमत पे इल्जाम लगने से पहले कमीशन का मैंने जिक्र किया ना। देखें बलीग रहमान साहब, हुकूमत पे इल्जाम नहीं है, हुकूमत पे इल्जाम नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। यहाँ एक आपके प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम, जी उसमें भी प्रेसिडेंट पे बहुत इल्जाम आते हैं। नहीं, कोई ऐसा इल्जाम नहीं, कोई ऐसा इल्जाम नहीं था, उसको कोई ऐसा इल्जाम नहीं था कि जिसमें कोई प्रूफ दिया जा रहा है कि जी ये। जी अलवी साहब आपने बहुत जोर से ना की थी, तो ना आप दोबारा जरूर कीजिए, लेकिन कोई मसले का हल भी बताइए। अच्छा जी, मैं एक बात आपसे यस करना चाहता हूं कि ये बहुत अहम मोड़ है पाकिस्तान की जिंदगी में। हाँ। अच्छा, इसके अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को बचाकर एक तरफ रखेंगे तो मेरा सवाल ये कि वो उन 195 लोगों का क्या होगा जिनके अकाउंट्स हैं पनामा में, जिनके मुतालिक शुबहात होंगे पाकिस्तान को, FBI को, क्योंकि उनका पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, वो सब बच जाएंगे। तो लिहाजा बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहता हूं और PML नून से भी कहता हूं कि इस मामले में एहतियात करें। बहुत पैसा पाकिस्तान का बाहर है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी होगा मगर दूसरों का भी उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली का 5% होगा या 10% होगा तो 90% और है। इस 5-10% के अंदर वो 90% भी गायब हो जाएगा। तो मेरी इस वजह से ये अपील है। दूसरे, मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूं कि कमीशंस के हवाले से ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दबा दी गई, जनाब हिंदुस्तान से रिलीज हुई। ये जो लाहौर में वाकया पेश आया था उसकी कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ये कहते हैं कि बनाम मानते नहीं मानते, उसी कमीशन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस आई। एक बहुत बड़ा मसला डिफ्यूज हुआ, इलेक्शन की धांधलियों की वजह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनी, वो इसलिए काम हो रहा है अलवी साहब, इसलिए कि वो कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई।
आप जिन रिपोर्टों का सामने आई, आप जिन रिपोर्टों का जिक्र कर रहे हैं वो सामने नहीं आई। हाँ, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, मगर उसके बावजूद मैं तो ये बात कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत सारी धांधलियों का जिक्र किया, एक मुनज़्ज़म धांधली का कोई प्रूफ नहीं मिला, मगर जो बहुत सारी धांधलियां थी उसके ऊपर रोकथाम शुरू हुई, मगर कोई प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं था कि किसी को ट्रैक किया जाता था मौजूद, मगर उस कमीशन ने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो हुजूर वाला मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, इसके अंदर पीएमएलएन को भी एहतियात से चलना चाहिए, कुछ लोगों को बचाने के लिए बाकी 95% को भी ये तबाह कर देंगे। पाकिस्तान में अभी ये मानते हैं, अभी ये कह रहे थे कि करप्शन बहुत है, मगर दोबारा मैं ये कहता हूं कि अगर अदालतों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, अवाम समझती है बहुत है, एविडेंस निकलता रहता है जो प्रूवेबल नहीं है। क्यों प्रूवेबल नहीं है? क्योंकि ना प्रोसिक्यूशन होता है। नायब को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे हो, हुकूमत बदल जाती है, जो हुकूमत आती है उसके मामले में ढीले हो जाते हैं, कागजात गायब हो जाते हैं, विटनेसेस गायब हो जाते हैं, हम गरीब आवाम जनाब ना उसके हाथ में कुछ आता है, और वो करप्शन के दबाव में तालीम, सेहत, बेरोजगारी, आप देख लीजिए पाकिस्तान की तबाहली कितनी है जब इतना करप्शन होगा। जी, मुझे एक वक्फा लेना जी, वक्फे के बाद दोबारा। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, अब कमीशन बनता है नहीं बनता, फिर पता नहीं कब उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर पता नहीं रिपोर्ट पे इत्तेफाक राय होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ हमारे पास मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस कई साल तक चला, फैसला हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। असगर खान केस, जिसमें एक जर्नैल साहब जो हैं उन्होंने हल्फिया बयान दिया और उसमें कई सियासतदान मुलव्वस थे, और फिर उसमें आर्मी चीफ भी आ गए, असलम बेग साहब भी आ गए, उसमें गुलाम इसाक खान भी आ गए। तो क्या आप ये नहीं समझते कि अगर आज की आपकी हुकूमत जो है वो और GHQ मिलकर असगर खान केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पर अमल दरामद कर दें तो हमेशा के लिए बहस ही खत्म हो जाएगी कि जी सियासतदानों का हिसाब होता है, जर्नैलों का नहीं होता। जी जर्नैलों का कहते हैं आप, उनका क्यों नहीं करते? दोनों ही मुलव्वस हैं, दोनों क्या कर दें, मसला ही खत्म। देखिए, सिर्फ सियासतदान नहीं, सिर्फ जर्नैल नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी है। अवाम के अंदर जब एक लूज गवर्नेंस मॉडल्स रहे हैं साबका में, और आपने जिस तरह कहा कि नाअहली होगी तो फिर करप्शन जो है वो जड़ें पकड़ेगी, तो सबके लिए बेहतरी होगी, और बेहतरी मैं समझता हूँ हो रही है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। अब देखिए, मुशर्रफ के मामले में देख लीजिए कि एक तरफ लोग जहाँ ये बहस कर रहे हैं कि वो चला गया, वहाँ पे आप ये देखिए कि जितना ज़्यादा मुकदमात उस पर बने हैं, क्या पिछले 3 डिक्टेटर्स पे बने थे कि जितने ज्यादा पेशियां उसको भुगतनी पड़ी, क्या पहले कभी किसी ने की? और अगर पेशी के दौरान अगर वो अस्पताल डर के मारे अस्पताल चला जाते हैं, अब कई अदालतें कह रही हैं उसको वापस लेके आओ। आज भी एक अदालत ने कहा 11 मई को पेश करो, करेंगे पेश आप? देखिए, उसके लिए फिर जो तरीकेकार होगा, पहले भी अदालती हिदायत सामने थी, लेकिन फिर सबका मजाक बनेगा ना, सिर्फ आपका नहीं और भी लोगों का मजाक बनेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमें उसको इस तरह देखना चाहिए कि आज चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और तो फिर आप असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे करवा दें अमल दरामद? देखिए, बिल्कुल, जब चीजें FIA की इंक्वायरी कंप्लीट करवा दें। FIA अपना काम कर रही है, पहले से ज्यादा लोगों को अप्रीहेंड किया जा रहा है, बड़े बड़े ग्रुप्स पकड़े जा रहे हैं। आपके वजीर दाखिला ने कहा है, आपके सीनियर मिनिस्टर साहब ने, कि इस केस में FIA को वजीर आजम नवाज शरीफ ने तो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है, कुछ और लोग नहीं करवा रहे। देखिए, ये भी प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड कराना, उस केस की वो केस किल नहीं हुआ, चल रहा है, चीजें आगे चल रही हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। वक्त खत्म हो रहा है। मांडवी वाला साहब, ये जो असगर खान केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सिर्फ अमल दरामद करवाना है, FIA की इंक्वायरी कंप्लीट होनी है। बिल्कुल भी कराना एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री। आप एग्री करते हैं जी आरिफ अलवी साहब के इसको अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करवा दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है असगर खान केस में, तो हमेशा के लिए बहस ही खत्म हो जाएगी कि यार सियासतदान का सिर्फ एहतसाब होता है, जर्नैल का नहीं होता, दोनों का ही हो जाएगा। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अवाम को मजीद बेवकूफ ना बनाया जाए जी। ये इसी तरह से जिस पेज पर ये कह रहे हैं कि हालात बेहतर हैं, मुल्क को आग लग जाएगी। मुल्क के हालात की खराबी, दहशतगर्दी का उरूज करप्शन की वजह से, करप्शन को अगर नहीं हाथ लगा सकते, अजहर खान 20 साल हो गए, अब आप कह रहे हैं कि अजहर खान को केस को ये चला लें, न चलाएंगे, अवाम बेवकूफ बनती रहेगी। ये मसला अवाम के दिलों तक पहुंच चुका है, इसकी तहकीकात कराई जाए अभी। नहीं, क्या दहशतगर्दी में कमी नहीं आई? क्या कराची के हालात बेहतर नहीं हुए? क्या मुल्क के अंदर बाकी चीजें बेहतर नहीं हुई?
तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है क्या? ट्रांसपेरेंसी यार कराची के हालात ये नहीं बताया कि आपको करप्शन नहीं जो उसमें जाता। कमी आई है। आपको नहीं हम तो जाता यही अर्ज कर रहे हैं कि कराची के चीजें हालात बेहतरी की की तरफ बेहतरी जा का। रही हैं। अगर उसको आपका कबूल बस कर चलता लीजिए। तो ऐसे ही चलता रहता। अलवीज साहब कबूल कर लीजिए, हकायक को मान लीजिए। बहुत नहीं, शुक्रिया। नहीं, अच्छा। ये आपके हकायक को आप मान लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अलवी पीछे साहब, भाई- आपका भी अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप अलवी साहब आप भी ठीक कह रहे हैं कि अवाम भी करप्शन से तंग आए हुए हैं और अवाम चाहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए ये जो कमीशन बनना है ये बनाया जाएगा, उसी वक्त कबूल किया जाएगा, उस पर अमल दरामद होगा जब उस पर अपोजिशन जमातों का भी इत्तेफाक राय होगा। और अगर आप असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर दें तो पाकिस्तान के सियासतदानों और रिटायर्ड जनरलों पर लगने वाले बहुत से जो इल्जामात हैं वो हमेशा के लिए धुल जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।